आपके साथ आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन शो सुपरफास्ट छत्तीसगढ़। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से और बड़ी खबर यह है कि नक्सल पुनर्वास नीति पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने नक्सलियों से बात की है, सुझाव मांगे हैं। दरअसल मेल आईडी, गूगल फॉर्म जारी कर नक्सलियों से सुझाव देने का सरकार ने अनुरोध किया है। सरकार ने नक्सलियों से यह पूछा कि पुनर्वास नीति क्या होनी चाहिए, इस नीति में किस तरह से पुनर्वास के लिए नक्सलियों को अधिक सुविधा रहेगी, जिससे कि नक्सलवाद की विकास विरोधी इस परंपरा को खत्म किया जा सके, जो कुछ लोगों के बहकावे में आकर शुरू कर दी है। सरकार की तरफ से यह प्रयास है कि नक्सलियों को मुख्य धारा के साथ यूं जोड़ा जाए कि मानो वो कभी नक्सली रहे ही ना हो, उनको पूरा सम्मान, पूरा ओहदा मिले, एक सामाजिक, एक जिम्मेदार नागरिक होने का। तो क्यों ना उन्हीं से पूछ लिया जाए, माओवादियों से पूछ लिया जाए कि समर्पण की नीति में आप क्या चाहते हैं। इसके लिए कोशिश ये की गई कि जो लोग जाकर के अंदर रिपोर्टिंग करके आते हैं उनका संपर्क हो सकता है, तो उनसे ही आग्रह किया गया कि एक बार उन्हीं से पूछ लें कि समर्पण की नीति में आप क्या चाहते हैं। युगल, ये प्रयास तो बहुत अच्छा रहेगा और हो सकता है इस नक्सल विरोधी, विकास विरोधी नक्सलवादी मानसिकता से छुटकारा भी मिले, लेकिन ये सुझाव क्या इतना प्रैक्टिकल लग रहा है, उतना लग रहा है यथार्थ उसका हो पाएगा संभव जितना कि डिप्टी सीएम विजय शर्मा प्रयास कर रहे हैं? देखिए आशीष, सरकार नहीं चाहती है कि किसी तरह का खून खराबा हो। कोई भी जो माओवादी, भटके हुए माओवादी हैं, वो भी सरकार का या फिर कह सकते हैं कि इस प्रदेश के एक हिस्से हैं और वो चाहते हैं कि समाज की मुख्य धारा में जुड़े, किसी तरह के अलगाव की स्थिति नाम निर्मित हो। सरकार ये चाह रही है, उनकी मंशा है कि किसी तरह की कैजुअलिटी ना हो, किसी तरह के मुठभेड़ ना हो। 12 लगभग ऐसे जिले हैं जो माओवाद प्रभावित हैं, सैकड़ों की संख्या में जो माओवादी है वो मारे जा रहे हैं, साथ ही साथ हमारे जवान भी शहादत गति को प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे में खून खराबा की स्थिति ना हो, इसलिए एक प्रयास कहा जा सकता है। वो चाहते हैं कि आखिर इस तरह की जो नीति हो, जिसमें सलाह अगर दिया जा रहा है तो किस तरह के पुनर्वास नीति होनी चाहिए जिससे माओवादी को फायदा हो और वो मुख्य धारा में जुड़ सके। लेकिन ये तो तय है कि जिस तरह से अभी मुठभेड़ हो रहे हैं और माओवादी लगातार मारे जा रहे हैं, 100 से अधिक माओवादी अभी 4 महीने में जो हमारे सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, तो ये साफ है कि सरकार की मंशा स्पष्ट है। और डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा ने साफ तौर पर यह कहा है कि आखिर सुरक्षा बल के जो जवान है, माओवादी है, वो आखिर जंगलों में बंदूक लेकर क्यों घूमे, ये सोचने वाली बात है। सरकार की एक पहल कही जा सकती है और इसे अच्छा निर्णय भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से मुठभेड़ के पहले अगर माओवादी चेत जाते हैं, मुख्य धारा में जुड़ जाते हैं, तब तो कोई बात नहीं, अन्यथा सरकार की अपनी प्लानिंग है, स्ट्रेटजी तय है। वैसे भी केंद्रीय गृह मंत्री जब भी छत्तीसगढ़ आए तो उन्होंने साफ तौर पर मंच से कहा है कि 2 साल में माओवाद है यहाँ से खत्म कर दिया जाएगा। मतलब यही है कि सरकार की मंशा तय है। अगर वो पुनर्वास नीति में बदलाव चाहते हैं, कुछ सुधार चाहते हैं, तो उस पर दे सकते हैं। हो सकता है उस पर आने वाले समय में एक नीति बने और माओवादियों को जो भटके हुए लोग हैं वो मुख्य धारा में जुड़े और उन्हें बेहतर सुविधा मिल सके। तो मंशा स्पष्ट है। अगर वो माओवादी जो नक्सलवाद है वो नहीं सुधरते हैं, प्रयास तो सीधा पहले भी बहुत किए गए, चाहे केंद्र सरकार की तरफ से किए गए हों, पूर्व की राज्य सरकारों के द्वारा किए गए हों, लेकिन क्या उन्हें जो बहकाने वाले लोग हैं उनके बहकावे में वो ना आए और अपने बच्चों की जिंदगी के बारे में, अपने प्रदेश के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने बारे में अगर वो सोचें, तो युगल स्वाभाविक है कि वो पुनर्वास नीति जो अभी वर्तमान में लागू है उसमें भी कोई खराबी नहीं है, उसमें भी कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर उन्हें ऐसा लगता है कि कोई बदलाव वो चाहते, तो डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने उनके सुझाव का स्वागत किया। बहुत बहुत शुक्रिया युगल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि 50 और 29 नक्सलियों का जब एनकाउंटर हुआ तब नक्सलियों ने स्वीकार किया था कि मारे गए नक्सलियों के वे साथी हैं। जगदलपुर में उन्होंने कहा कि सरकार एनकाउंटर करना नहीं चाहती, एनकाउंटर से नक्सल समस्या का हल नहीं निकलेगा। ये तो पूरे अभियान में एनकाउंटर का 10 से 15% हिस्सा ही है। उन्होंने कहा कि बस्तर के लोग
अपनी इच्छा के हिसाब से सरकार बदल लेते हैं। बंदूक लेकर जंगल में घूमने से क्या हासिल होगा? चर्चा ही नक्सल समस्या का प्रमुख समाधान है। एनकाउंटर से इस बात का हल नहीं है, ये सरकार मानती है। हम हर हाल में चाहते हैं कि ये गोलियों से इसका हल नहीं है, और इसलिए बहुत सारे अन्य विषयों पर भी सरकार काम कर रही है। ये एनकाउंटर तो पूरे अभियान का 10-15% ही है, मान लें आप। बोलते हुए कांग्रेस नेता धर्मेंद्र साहू ने कहा कि बीजेपी सरकार में नक्सलवाद को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। नक्सलवाद खात्मे के लिए एक ठोस रणनीति होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी सरकार की कोई रणनीति नहीं है। बीजेपी सरकार में नक्सलियों का आत्मबल बढ़ गया है। सीएम के बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया। ये बचकाना उनका बयान है माननीय मुख्यमंत्री जी का। जब इतने बड़े पद में हैं तो बहुत सोच समझ करके बातों को रखना चाहिए उन्हें। कहाँ पर कांग्रेस रोक रही है उनका रास्ता? केंद्र में वो बैठे हैं, राज्य में उनकी सरकार बनी है, और पूरी तरह से राज्य की मशीनरी भी, केंद्र की भी मशीनरी उनके कंट्रोल में है। फिर कांग्रेस कहाँ पर उनके कार्यों में रुकावट दे रहे हैं? क्या हम लोग उनकी मिशन को कहीं कांग्रेस के द्वारा रोका जा रहा है? कहीं भी ऐसे एक भी उदाहरण बता दे जहां पर कांग्रेस के द्वारा अवरोध पैदा किया जा रहा हो। और मंत्री ओपी चौधरी ने दीपक बैज के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि डूबती नाव ये कांग्रेस हो चुकी है। बैज ने किसी भी चीज पर कमेंट वो कर देते हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं को बैज के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। क्या मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है वो किस तरह से बढ़ा है, इसे पूरे देश ही नहीं दुनिया ने देखा है। 1984 पे जो पार्टी 2 लोकसभा सीटों पर थी, 2019 में वही पार्टी 300 से अधिक सीटों के साथ देश को पूर्ण बहुमत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दे पाने में सफल हुई है। आज 18 करोड़ से अधिक सदस्यों की पार्टी बनकर दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में सबसे बड़ी पार्टी होने का, राजनीतिक दल होने का दर्जा भारतीय जनता पार्टी को आज दुनिया में प्राप्त है। पूरे नो बीजेपी को जानिए एक मिशन चल रहा है जिसके तहत दुनिया भर के लोग आज बीजेपी कार्यालय, राष्ट्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय आते हैं और विदेश से आकर के इस राजनीतिक पार्टी के कार्य प्रणाली को, पद्धति को, अनुशासन को, वैल्यूज़ को, मूल्यों को देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस जो कि एक डूबती नाव है, उसमें अगर उसके अध्यक्ष जी कोई कमेंट करते हैं तो उनके सर्टिफिकेट की भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जो पहले से काम कर रहे थे वो भी, और जो आज कांग्रेस या किसी दूसरे दल से आए हैं उनको कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। और छत्तीसगढ़ बीजेपी का पोस्टर वॉर भी लगातार जारी है। बीजेपी ने एक और पोस्टर जारी कर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर जारी इस पोस्टर में भूपेश बघेल को घेरा गया। पोस्टर में लिखा कि कांग्रेस का कमाल, भ्रष्टाचार कर हुए मालामाल। और दुर्ग में लव जिहाद का एक मामला सामने आया। यहां पर एक मुस्लिम युवक पर हिंदू लड़की को भगाकर ले जाने का आरोप है। वहीं हिंदू संगठनों ने पुलिस पर इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए। और यह पूरा मामला भिलाई थाना 3 का है और पुलिस का यह कहना है कि नाबालिग लापता हुई है। मोबाइल नंबर से आरोपी की तलाश की जा रही है। वहीं पूरे मामले की जांच की जा रही है और नाबालिग लड़की की तलाश की जा रही है। हिंदू संगठनों ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी है कि 25 तारीख तक अगर लड़की नहीं मिली तो हिंदू जागरण मंच थाने का घेराव करेगा। एक नाबालिग बालिका गुम हुई थी जिसके संबंध में अपराध कायम करके विवेचना में लिया गया है और उसकी पता तलाश हेतु उसके मोबाइल, संदिग्ध का मोबाइल फ़ोन का कॉल डिटेल लिया जा रहा है और उसके जो गुम बालिका है उसके घर वालों से और आसपास के पड़ोसी सहेली है उन लोग से पूछताछ कर बयान लिया जा रहा है। अपने लड़कों को पैसा भी देते हैं, कपड़ा भी देते हैं, गाड़ियां भी देते हैं और उनका सख्त निर्देश है कि हिंदू समाज की जो अच्छी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं उनको लेकर के आए, क्योंकि उनको 5 बीबियां रख के 25 बच्चे पैदा करना है, अपनी जनसंख्या बढ़ाना है। कि कल एसपी साहब से भी बात करेंगे, उनको भी इसकी जानकारी देंगे। परसों प्रदेश में गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से भी चर्चा करेंगे, उनको भी बताएंगे। और 25 तारीख को अगर बेटी वापस नहीं आई तो 26 तारीख को इस थाने का घेराव करेंगे।
जांजगीर चांपा जिले के 20 से 25 छात्र किर्गिस्तान में फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे वे भारतीय मूल के हैं और न्यूज 18 से बात करते हुए एक छात्रा के पिता ने सरकार से अपनी बेटी को सकुशल भारत वापस लाए जाने की गुहार लगाई है। वहीं डिप्टी सीएम ने मदद का भरोसा दिया है। ये छात्र यहां हॉस्टल में बंद हैं। राजधानी बिश्केक में फंसे हैं जांजगीर चांपा से 20 से 25 स्टूडेंट। हम एक शिवानी तंबोली जहां वो किर्गिस्तान में एमबीबीएस की पढ़ाई करने गए थे, उनके पिता से बात करते हैं आखिर किस हालात से गुजर रहे हैं वो लोग और हॉस्टल में नज़रबंद की ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं अभी। जी बताएंगे, वहाँ आपकी बिटिया एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए गई हैं, अभी वर्तमान स्थिति क्या है वहाँ, और आपसे लगातार बात हो रही है तो कैसी समस्याएँ हो रही हैं उन लोग को अभी तो हॉस्टल से बाहर जाने के लिए मना किए हैं। बाहर जाने में थोड़ा तनाव की स्थिति है कह के कॉलेज प्रशासन मना किए हैं, तो अभी हॉस्टल में ही रह रहे हैं। और जिस समय दंगा हुआ था उस समय तो सब बहुत तनाव में थे और एक दो दिन बाद वहाँ स्थिति अभी नॉर्मल हो गया है लगभग, क्योंकि वहाँ आर्मी को वहाँ तैनात कर दिया गया है, गार्ड वार्ड सब लगे हुए हैं और अभी संतोषप्रद है। जी, जिला प्रशासन और सरकार से भी बात हुई है आपसे सकुशल वापसी के लिए। यहाँ 20 से 25 लोग फंसे हुए वहाँ, तो आपके रिलेशन के भी कुछ लोग फंसे हुए हैं ऐसा सुनने में आया है। कितने लोग आपके रिलेशन के हैं? हमारे रिश्तेदार में मेरे भाई की लड़की है और एक भतीजे की लड़की, एक भांजी भी है। 4 बच्चे हमारे परिवार। और रायपुर में आज भी घरों से कचरा कलेक्शन नहीं हुआ। दलदल सिवनी के पास सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मचारियों कचरा गाड़ी खड़ी करके विरोध प्रदर्शन उन्होंने किया। स्टाफ के साथ बदतमीजी से सफाई कर्मचारी नाराज हैं और बदतमीजी करने वालों पर कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे हैं। सफाई कर्मचारी वेतन बढ़ाए जाने की भी मांग कर रहे हैं। स्टार्टिंग 5-6 साल हो ही गया है वहीं। हाँ, वो मतलब स्टार्टिंग से कर रहे हैं हम लोग। और इन लोग क्या सोचते हैं कि पुराने को निकाल के नया भरेंगे और ऊपर से और कमीशन जो भी पैसा ऐसा लेके इन लोग अंदर कर दे रहे हैं और पुराने लोग को जो भी जैसे भी मतलब कुछ गलती निकाल के बाहर कर दे। मैं कचरा कलेक्ट करने के लिए उनके घर के पास गया था मैम। कचरा कलेक्ट करने का स्टार्ट किया। 10 से 15 मिनट तक मैं वहाँ पे खड़ा था। मैं उनके घर के लेडीज़ लोग हैं वो कचरा ला के दिए। उनके बाद मैं थोड़ा दूर आगे गया। उनके बाद वो लड़का ना माँ बहन को गाली देते हुए आया और सीधा बाल नोच के हाथापाई करने का स्टार्ट कर दिया। और धमतरी जिला अस्पताल में एक बड़ी कार्रवाई की गई। दरअसल अव्यवस्था को लेकर कलेक्टर ने एक्शन लिया और सिविल सर्जन 16 डॉक्टर सहित 18 लोगों को नोटिस जारी किया गया और यह पूछा कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना करें। 8 डॉक्टर्स का 1 दिन का वेतन रोकने का आदेश है। 8 डॉक्टर्स पर ड्यूटी से गायब होने का आरोप है। भोजन शाखा के ठेकेदार को भी तलब किया गया है। 1 दिन पहले कलेक्टर ने भी औचक निरीक्षण किया था, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। जाने कितने दिनों से यहां पर लापरवाही का यह आलम पसरा हुआ है, जिसके चलते अभी यहां व्यवस्था कैसी होगी आगे, इसका जवाब मिलने के बाद आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। जिला चिकित्सालय धमतरी की हम बात करें, जो कलेक्टर ने औचक निरीक्षण कर इस पूरे मामले का खुलासा किया। ठेकेदार को नोटिस देने के लिए कहा है और 1 दिन स्वयं आकर के अपना खुद आके उसमें नोटिस का जवाब दें 1 दिन के भीतर, और उनको वही उनका रद्द करने की प्रक्रिया को फिर आगे मैडम के दिशा निर्देश कार्रवाई होगी। और बिलासपुर से हम खबर आपको बता दें कि मामले में उपभोक्ता फोरम ने 45 दिन के अंदर मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया और यह आदेश 2016 के एक मामले में दिया गया। गले में सर्वाइकल पेन की समस्या आने पर शख्स ने न्यू वैल्यू हॉस्पिटल में इलाज कराया था। वहीं सर्जन ने ऑपरेशन के बाद युवक को दूषित ब्लड चढ़ा दिया और इससे उसकी तबीयत बिगड़ने से, पेट फूलने से उसकी अतड़ियां फट गईं। दोबारा ऑपरेशन किया गया तो उसे हार्ट अटैक आने से उसकी मौत हो गई। 10 लाख रुपए का क्षतिपूर्ति दिलाए जाना अस्पताल और डॉक्टर के खिलाफ किया है, क्योंकि किसी राशि की पूर्ति किसी की मृत्यु से नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी उस परिवार के हित को सुरक्षित करने के लिए और न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए 10 लाख रुपए का कंपनसेशन उस पीड़ित परिवार के विधिक वारिसानों को दिलाया गया।
आदेश दिनांक प्राप्ति के दिनांक से 45 दिवस के अंदर उक्त और रायपुर में मर्डर से सनसनी। दरअसल नशेड़ी बेटे ने बाप को चाकू मार दिया। नशे को लेकर दोनों में विवाद हो गया था। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुढ़ियारी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, जहां रायपुर में बाप का मर्डर कर दिया नशेड़ी बेटे ने। और ये देखिए तस्वीरें, इसकी तो शक्ल देखकर ही लग रहा है ये अभी भी नशे में है। और इस नशे को लेकर दोनों में विवाद हुआ था, पिता पुत्र में। और एक पिता के लिए कितनी गंभीर स्थिति होती है जब बेटा नशे का आदी हो जाए। उस पिता की कैफियत पूछिए। बहरहाल इस कैफियत को भी इसने खत्म कर दिया। और एक खबर सूरजपुर से, जहां पर एक ट्रैफिक पुलिस के जवान पर ट्रक के ड्राइवर ने नो एंट्री जोन में घुसने पर मारपीट की, पैसे वसूलने का आरोप लगाया। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल बताया जा रहा है। ये ट्रक दूसरे प्रदेश का है। वहीं जब इस पूरे मामले में यातायात प्रभारी से उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि जब कोई गाड़ी नो एंट्री जोन में घुसती है तो जुर्माने की कार्रवाई की जाती है। वहीं ट्रक के ड्राइवर से मारपीट और पैसे वसूलने की जानकारी से इनकार किया है। कवर्धा में माता पिता ने बेटे को करंट लगाकर मार डाला और दोनों अपने बेटे की जुआ सट्टा खेलने की लत से मारपीट करने से परेशान थे, इसलिए दोनों ने करंट लगाया और फिर वायर से गला घोंट कर उसकी जान ले ली। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है। महासमुंद में महादेव ऐप के बाद अब अप्पा ऐप आ गया है, जिस पर क्रिकेट पर सट्टा लगा करके लाखों करोड़ों कमाया जा रहा है। पुलिस ने जमशेदपुर में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलाते 6 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 3 लैपटॉप्स, 13 मोबाइल फोन, 20 सिम, एक बैंक की पासबुक, 3 चेकबुक्स जब्त की हैं और 250 से ज्यादा खातों में 10 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन पकड़ा गया। महासमुंद पुलिस ने 5 आरोपियों के खातों को फ्रीज कर दिया है और इसमें बताया जा रहा है कि 5 लाख रुपए बैलेंस भी है। रायपुर पुलिस ने बाइक चोरी रोकने के लिए एक पोस्टर जारी किया। पुलिस ने 30 जगहों पर 48 चोरों के पोस्टर्स लगा दिए हैं और पुलिस ने चोरों के दिखते ही इनके बारे में सूचना देने की अपील की है और इसके लिए पुलिस कंट्रोल रूम नंबर इस पर जारी किया गया है। तो आप भी देख लीजिए ये पोस्टर्स, ये बाइक चोर, ये लोगों की मेहनत की गाड़ी कमाई से उनके वाहन चुराने वाले चोर, इनके बारे में अगर आपको कहीं कोई जानकारी मिलती है तो इस पोस्टर पर दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी और अपनों की मदद कर सकते हैं, पुलिस की मदद कर सकते हैं, जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। कवर्धा के बाहपानी घाट पर सड़क दुर्घटना में 19 मजदूरों की मौत के बाद मातम छाया हुआ है। विधायक भावना बोहरा आज पीड़ित परिवारों से मिली, मृतकों के परिजनों से मुलाकात की, संवेदना प्रकट की। विधायक ने मृतकों के 24 बच्चों की पूरी जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया। विधायक ने कहा कि इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह मेरी जिम्मेदारी। और अब बात करेंगे मौसम की। प्रदेश के कई शहरों में आज मौसम ने अचानक अपना रुख बदल लिया। तेज हवा चलने लगी, लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली। आपको बता दें कि दुर्ग, रायपुर, कोरबा की कुछ तस्वीरें जो सामने आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कोरबा से है जहां तेज तूफान के साथ बारिश हुई और वहीं दूसरी तस्वीर रायपुर की जहां बादल छा जाने से, धूल भरी आंधी चलने से मौसम कुछ बदल गया। कोरबा में तेज हवा चलने से मौसम कुछ सुहाना जरूर हो गया, लोगों को गर्मी से राहत मिली और ये राहत हल्की है, थोड़ी है, लेकिन इतनी भीषण गर्मी से इतनी राहत भी काफ़ी है। 2 और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और संभव है कि ये प्री मॉनसून का कुछ असर रहा, जिसका तस्वीरों में आप ब्यौरा देख सकते हैं। और फटाफट अंदाज में 20 बड़ी खबरें।